Thank you. Good afternoon, everyone. So, this is the second session from Arunachal Healthcare Foundation and Arunachal Institute of Integrated Medical Sciences. I am Dr. Abhishek Shrivastava. So, basically, this is session number second out of the total 16 sessions जो हम करने वाले हैं. तो अभी मैं 5 मिनट के लिए वेट करता हूँ बाकी लोगों के ज्वाइनिंग का. तब तक मैं अपने नए गेस्ट से बात करना चाहता हूँ, मैडम हरमनप्रीत सिंह और अरुनीत कौर फ्रॉम टीएमएच. प्लीज अपना अनम्यूट करें और प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दें. Hello, good afternoon, everyone. Myself, Harmanpreet Singh. हाँ जी बॉस, नमस्कार. हाउ आर यू? So I'm good. So how are you? आई एम फाइन. बहुत खुशी हुई आपने हमें ज्वाइन किया. और This अभी is हम आपसे my कनेक्ट pleasure. करेंगे तो दैट आपके यहाँ जो रूटीन प्रैक्टिसेस हैं वो आप हमारे नर्सिंग स्टाफ के साथ शेयर करें. जी sure sir, sure. तो वो हमारे लोगों के लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगा. तो जी आपका सर sure sir. कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया? सर मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है. ये तो बहुत अच्छी बात है. तो हम जी चाहेंगे कि जो केस बेस्ड डिस्कशंस आएंगे या हम लास्ट में जो भी डिस्कशन का पार्ट रखेंगे, तो हम चाहेंगे कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और जी अपने श्योर सर. अपना एक्सपीरियंस जो है वो सारा स्टाफ के साथ शेयर करें. जी श्योर सर, श्योर हमारे सर. पास ये ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं, कुछ मेंटर्स हैं, कुछ स्टाफ हैं. तो हम चाहेंगे कि आप अपना एक्सपीरियंस, अपने इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें, सो दैट हमारे यहाँ की भी क्वालिटी इंप्रूव हो काम की. जी श्योर सर, श्योर. और बहुत अच्छा लगा आपने ज्वाइन किया. फिर मैं अलग से भी आपसे कनेक्ट करता हूँ. जी थैंक यू सो मच सर. थैंक यू बस, थैंक यू. तो अभी सर हमारे पास में कितने पार्टिसिपेंट आ गए सर अभी तक? 21. तो सर 30 तक का वेट करते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं. आज के सर रजिस्टर्ड तो काफी सारे हैं. यस सर 241। ओहो. तो 10% ही इकट्ठे हुए हैं. 1 बज के सर 5 मिनट हो गया है. 2-3 मिनट हम वेट करते हैं, देन आफ्टर फिर हम स्टार्ट करते हैं.
start. So, good afternoon, everyone. मैं डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव and thank you for joining this session. This is session number 2 and the topic is pain physiology. तो बेसिकली लास्ट टाइम डॉक्टर संतोष चतुर्वेदी सर का लेक्चर था ऑन पेलेटिव केयर, वो उनका हो नहीं पाया, तो वो मैं अब बार थोड़े से कुछ कुछ पॉइंट्स जो मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को समझा सकूं रिगार्डिंग पेलेटिव केयर, वो मैं बताने की कोशिश करता हूं। केयर की डेफिनेशन हम समझ गए कि हम पेलेटिव केयर में क्या करना चाहते हैं, बहुत बात हो गई इस पे। अब हम बात करना चाहते हैं कि हम इस पे कैसे काम करना चाहते हैं। तो पेलेटिव केयर के लिए मैं एक चीज, हमने ये टैगलाइन बनाई है कि दिस इज एवरीवन्स बिजनेस। ऐसा नहीं है कि ये मेरा काम है, ये डॉक्टर का काम है, ये नर्स का काम है, ये फिजियोथेरेपी वाले का काम है, ये डाइटिशियन का काम है, या इसके लिए मैं एक अलग से आदमी लेके आऊंगा। ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। पेलेटिव केयर इज एवरीवन्स बिजनेस। सबको जरूरत है, सबके घर पे जरूरत है, और हर आदमी को पेलेटिव केयर के बेसिक्स पता होने चाहिए। इसलिए मैंने ये सेशन सारे इसलिए ऑनलाइन में रखे, फ्री रखे, कि हर एक को हम ये चीज इजीली एसेसिबल करा सकें। तो अब हमारा जो अभी का टॉपिक है ये है पेलेटिव। तो सबसे बड़ी चीज आती है कि पेलेटिव केयर, वेयर डू यू नीड पेलेटिव केयर। तो एक होता है हर चीज का एक, जैसे मैं कैंसर की बात करें तो आई एम मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मैं सुपर स्पेशलिस्ट हूँ, मैंने रेडिएशन की डिग्री करी हुई है, आई एम एमडी रेडियोथेरेपी, डीएनबी रेडियोथेरेपी, वो मेरा स्पेशलिटी था। ऐसे ही ये होते हैं जनरल पेलेटिव केयर, स्पेशलिस्ट पेलेटिव केयर, तो इसमें एमडी पेलेटिव मेडिसिन डिग्री होती है, तो वो होगा स्पेशलिस्ट पेलेटिव केयर। तो दे आर हेल्थ केयर टीम विद एडवांस केयर ट्रेनिंग। तो पेन मैनेजमेंट के जो इंटरवेंशंस हैं, जैसे मैं एम्स गया था, वहां पे सीमा मैडम के पास में मैंने देखा, सीखा। हायर कुछ मेडिसिन होती हैं, कुछ रेस्ट्रिक्टेड मेडिसिन होती हैं जो हम हर जगह यूज नहीं करते। कुछ मेडिसिन होती हैं जो ओवर द काउंटर मिलती है, जैसे पैरासिटामोल चाहिए, कोई भी जाएगा लेके आ जाएगा। पर कुछ मेडिसिन है जिसके लिए वो बोलता है कि आपको प्रिस्क्रिप्शन दिखाना पड़ेगा। और कुछ मेडिसिन जो हम और लिखते हैं उसके लिए खुद हमारा रजिस्ट्रेशन कार्ड जमा होता है, जो एमपी एमसी का रजिस्ट्रेशन हमने कराया है उसका नंबर लगता है, उसमें हमारे साइन लगते हैं। उसमें ये नियम होता है कि आप काटा काटी नहीं कर सकते, एक बार में जो लिखोगे साफ सुथरा बोल्ड लेटर्स में लिखोगे, कैपिटल लेटर्स में लिखोगे। प्लस जो लेने जाएगा उस आदमी का भी आधार कार्ड जमा होगा, जिस आदमी के लिए वो दवा लिखी गई है उसका भी आधार कार्ड लगेगा। तो दे आर रेस्ट्रिक्टिव मेडिसिन, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो वो स्पेशलिस्ट लेवल पे करते हैं, तो उसके लिए अलग से ट्रेनिंग चाहिए पड़ती है। फिर एक होता है जनरल पेलेटिव केयर, जनरलिस्ट पेलेटिव केयर, हेल्थ केयर टीम विद पेलेटिव केयर ट्रेनिंग। ये मैं बनाने की कोशिश में हूँ हॉस्पिटल लेवल पे, कि लोग हमारे पास में आए, हम नर्सिंग स्टाफ जो कि बेसिक नर्सिंग के लिए ट्रेन अप है, या जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो हम आपको साथ ही साथ में पेलेटिव केयर के बारे में भी सिखाते हैं। और हम एक जनरल पेलेटिव केयर नर्स, जनरल पेलेटिव केयर फिजिशियन तैयार कर सकें। और जो ये हम अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, दिस इज फॉर एवरीवन, कि आपको एबीसीडी तो पता हो, पेलेटिव का पी तो पता हो, कि हम पेलेटिव केयर क्या बात कर रहे हैं, किसके लिए करनी है, क्यों करनी है। तो पहले इसलिए मैंने बताया कि कहाँ कैसे अपना डिस्ट्रीब्यूशन है। सेकेंड नंबर पे बात आती है हु नीड्स पेलेटिव केयर। इतनी तो हो गई कि भैया करनी है, डॉक्टर कर रहे हैं, नर्स कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, काउंसलिंग वाले कर रहे हैं, करना किसका इलाज है हमें। तो अब मैं तो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूं, तो लगेगा कि कैंसर वालों ने शुरू किया है तो बेसिकली कैंसर को ही करना है। तो एक बार कल आपने देखा होगा, तो एम्स वाली मैडम ने भी दिखाया था कि कैंसर एक मेजर पोर्शन है, पेशेंट्स वहां के भी होते हैं, पर देखिए इतनी पूरी लिस्ट में कैंसर सिर्फ एक छोटा सा है। कार्डियोवास्कुलर डिसीज, जिनका हार्ट फेलियर है, उनको जरूरत पड़ती है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, फूक फूक के सिगरेट या कुछ धुआं के एक्सपोजर से फेफड़े खराब हो गए तो उन्हें जरूरत पड़ती है। कुछ कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें फेफड़े खराब हो जाते हैं, वहां जरूरत पड़ती है। फिर एचआईवी एड्स के मरीजों को जरूरत पड़ती है पेलेटिव केयर की, क्योंकि इम्यूनिटी जैसे जैसे वीक होती जाती है, इन्फेक्शन का खतरा और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस का खतरा, जो दवाइयां चलती हैं उनके साइड इफेक्ट्स और उनसे होने वाले कॉम्प्लिकेशन का खतरा बढ़ता जाता है। देन डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज अब आप देखते ही हो, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में नंबर 1 में, घर में ही, मतलब अब तो जिनके पेरेंट्स भी 50 प्लस हो चुके हैं, डायबिटीज होना कोई बड़ी बात नहीं।
तो जैसे जैसे डायबिटीज का रेट बढ़ेगा, डायबिटीज के साथ में, डिसीज के साथ में पेशेंट की लाइफ बढ़ेगी। 10 साल 12 साल पुराना डायबिटीज होता जाएगा, उसके साथ कॉम्प्लिकेशन आना शुरू होंगे। कभी किसी को आंख में कॉम्प्लिकेशन आता है, किसी किडनी में आता है, किसी को नर्व्स में आता है। नेफ्रोपैथी होती है तो किडनी खराब होने लगती है। न्यूरोपैथी होती है तो हाथ पांव सुनने पड़ने लगते हैं। तो ये सारी चीजें जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी, वहां वहां पे पेलेटिव केयर का रोल बढ़ता जाएगा। तो वही चीज समझ लीजिए, जैसे क्रोनिक किडनी डिसीज, बीपी सबके घर में लोगों को रहता है। बीपी के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, डायबिटीज के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, ये पेलेटिव केयर की नीड और ज्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे ये समय बढ़ेगा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी ये कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ते जाएंगे। सेम फॉर क्रोनिक लीवर डिसीज, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। इसमें जो हाइपरटेंसिव और डायबिटिक न्यूरोनेफ्रोपैथी वो तो अलग हो गया। इसमें पार्किंसंस डिसीज, जिसमें हाथ धीरे धीरे कांपते हैं, एमाइलोटॉपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और डिमेंशिया। डिमेंशिया मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लोग भूलने लग जाते हैं, उसे डिमेंशिया बोलते हैं। डिमेंशिया के साथ में शरीर में चेंजेस आते हैं। उसके साथ में अपना खाना पीना, एक जो रूटीन सेट करना होता है, उसके लिए अलग से ट्रेनिंग लगती है, लोगों को समझाना पड़ता है, घर वालों को समझाना पड़ता है कि हाउ टू मैनेज दीज थिंग। तो ये सारा कुछ हम पेलेटिव केयर में डील करते हैं। फिर जीरियाट्रिक पॉपुलेशन, ये भी मान लो किसी को कुछ नहीं हुआ, वो बुढ़ा तो हो रहा है, बुढ़ा होगा, 70 80 80 85 उम्र पहुंचेगी, 90 उम्र पहुंचेगी, धीरे धीरे सुनना कम हो जाएगा, आंख में दिखना कम हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी झुक जाएगी, कमर दुखने लगेगी, घुटनों में कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगी। तो इन पॉपुलेशन को भी जो जरूरत है, इनकी जो भी मेडिकल नीड्स हैं, नॉट ओनली द मेडिकल नीड्स, हम इसमें भी अब पेन के बारे में आपको समझाएंगे कि नॉट ओनली द मेडिकल नीड्स, द फिजिकल साइकोलॉजिकल नीड्स, द स्पिरिचुअल नीड्स, द सोशल नीड्स, सब कुछ हम इसमें केटर करते हैं। एंड द पीडियाट्रिक पैलिएटिव केयर पार्ट, ये थोड़ा सा ऐसा पार्ट है जिसको थोड़ा समझ के काम करना होता है कि बच्चा पैदा हुआ है विद कंजेनिटल मालफॉर्मेशन, या कुछ और ऐसा कुछ कि उसको मैक्सिमम तो कंजेनिटल मालफॉर्मेशन के होते हैं, या फिर उसको कुछ ऐसी साथ ही में बीमारी हो गई, या कोई दवाई का ऐसा इफेक्ट हो गया कि अब वो सुन नहीं सकता या देख नहीं सकता, तो उसके साथ में हमें कैसे प्रोसीड करना। तो दीज आर द ऑल द डोमेन में पेलेटिव केयर का इस्तेमाल करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप जनरल मेडिसिन में नर्सिंग के हैं तो आपको पेलेटिव नहीं चाहिए, आप पीडियाट्रिक्स के हैं तो आपको नर्सिंग नहीं चाहिए। सारे लोगों को कभी ना कभी इस चीजों की जरूरत पड़नी है। इसलिए हमारी ये कोशिश है कि हम सबको इसके बेसिक्स के बारे में ट्रेन अप कर सकें। फिर जैसे हमने बात करी व्हेन, अभी हमें कहाँ करना है, सबके लिए करना है, किन लोगों को करना है मैंने वो भी बता दिया, कब करना है। अब जैसे देखो, एक हमारा पहला ग्राफ जो है जिसमें हम बताना चाह रहे हैं सडन डेथ, एक आदमी सुबह जा रहा था, एकदम से हार्ट अटैक आ गया, एक्सपायर कर गया, या कुछ सामान गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, एक्सपायर कर गया। तो इसमें तो मौका ही नहीं मिला कुछ करने का, तो इसमें तो हम कुछ नहीं, तो सडन डेथ है, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। एक कोई पेशेंट है जिसमें लाइफ धीरे धीरे, मान लो उम्र 90 साल की हो चुकी है और विद टाइम वो एकदम से कोलैप्स कर गया, कुछ दिन में उसकी डेथ हो गई, 10 15 दिन बीमार रहा और उसकी डेथ हो गई। तो ये टर्मिनल इलनेस थी, इसमें भी बहुत ज्यादा स्कोप नहीं रहता, पर स्टिल टर्मिनल इलनेस तक जब तक वो पहुंच रहा है, वहां तक में क्या क्या करना है और उस दौरान क्या क्या करना है, दैट नीड्स पेलेटिव केयर। सिमिलर हम बात करते हैं ऑर्गन फेलियर की। अब देखो फंक्शन का इसका 3rd नंबर का अगर हम ग्राफ देखेंगे, तो इस ग्राफ के बाद में खास बात क्या है कि ये जो है ये कभी बीच में नीचे जा रही, तबीयत खराब हो गई, कभी बीच में तबीयत ठीक हो गई, फिर कभी बीच में खराब हो गई, फिर कभी बीच में ठीक हो गई, ओवरऑल गिरती जा रही है। जैसे पहले अगर वो आदमी चलता फिरता था, तो अब धीरे धीरे उसका चलना फिरना कम होता जा रहा है, अब धीरे धीरे बेड रिटर्न हो गया, पर बीच में कभी कभी और गिर जाती है कि बिल्कुल ही बीमार हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे कुछ गेन करता है, फिर खराब होती है, फिर खराब होती है, और ओवरऑल धीरे धीरे करते करते वो फाइनली डेथ होती है। तो इन पेशेंट्स को जब उनकी तबीयत नीचे जा रही है, जब वो थोड़ा रिकवर हो रहे हैं, उनकी उस समय साइकोलॉजी क्या है, घर वालों की साइकोलॉजी कैसी चल रही है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा हमें ये सारी चीजें भी पेलेटिव केयर में देखनी पड़ती हैं। पेलेटिव केयर का हमने मतलब ही बताया कि दैट वी आर नॉट ओनली डीलिंग विद द पेशेंट, वी आर डीलिंग विद द केयर गिवर्स ऑल्सो। अब हमारे यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि पेशेंट का रिलेटिव रात भर जागा सोया खाना खाया हम पूछ भी लें। हम पेशेंट देखते हैं आगे बढ़ जाते हैं, पेशेंट के रिलेटिव रो रहे हैं, ठीक है नहीं है, हमें कोई खास लेना देना नहीं होता। हमने अपना काम कर लिया, बात हो गई, पेशेंट को दवा लिख दी, दैट इज। तो अब हम चाह रहे हैं कि हम इन चीजों से अब धीरे धीरे बाहर आए, हम अपने अंदर ये फील डेवलप करें कि वी हैव टू केयर अबाउट द, टेक केयर ऑफ द केयर गिवर्स ऑल्सो। ऐसे ये जो लास्ट ग्राफ है जिसमें फ्रिलिटी, फ्रिलिटी मतलब
ऑब्वियसली पेशेंट धीरे धीरे किसी भी वजह से बीमार है या बहुत लंबे समय से बीमार है। अब जैसे गैस राहत के पेशेंट्स अगर आपने कभी कभी देखे हो, तो जैसे गैस राहत के जो पेशेंट्स होते हैं वो सालों सालों से चल रहे हैं, 20 साल की उम्र में ही डायबिटीज आ गया या फेफड़े खराब हैं क्योंकि वो जो गैस का इफेक्ट हुआ था। अब उनकी नॉर्मल कंडीशन वैसे भी लो ही चल रही है, जो फंक्शन वाइज देखेंगे तो फंक्शन कैपेसिटी वैसे शुरू से ही लो है उनकी, एंड विद टाइम वो धीरे धीरे और कम होती जा रही है, एंड फाइनली एक टाइम आ रहा है जब वो डेथ हो रही है। तो इन सारे पेशेंट्स को डे वन से जरूरत है कि जब हम इनसे मिलें हम इनकी बातें समझें, इनकी नीड्स समझें, साथ ही इनके केयर गिवर की नीड समझें कि इनको अगर पेशेंट को असिस्ट करना है तो हाउ इट इज पॉसिबल। तो ये वाली बात हम चाहते हैं समझाना कि व्हेन वी नीड पैलिएटिव केयर। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे शिफ्ट करते हैं। डायमेंशंस ऑफ सफरिंग। अब हमने बोला कि तकलीफ में है, कोई भी इंसान तकलीफ में है, तो तकलीफ ऐसा नहीं होता कि अगर मेरे को हाथ में काट दिया खून बह रहा है तो ही मैं तकलीफ में हूं। तो वो सिर्फ कहलाती है फिजिकल, जिसमें हमें कोई डिसीज होता है या कोई हम कीमोथेरेपी दे रहे होते हैं, जैसे ट्रीटमेंट रिलेटेड होती है या कोमॉर्बिडिटी रिलेटेड होती है। अब जैसे डिसीज रिलेटेड है, मान लो किसी को नॉर्मल कैंसर की बात ना भी करें, नॉर्मल बोले कि फ्रैक्चर हो गया, अब फ्रैक्चर में हाथ टूट गया या पैर टूट गया तो उसको तकलीफ है, डिसीज है वहां पे। तो फ्रैक्चर इज अ काइंड ऑफ डिसीज, तो उस समय उसको जो जो भी दिक्कत है इस वो फिजिकल पेन है, वो है डिसीज फ्रैक्चर के कारण, या कार्सिनोमा है कार्सिनोमा के कारण। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब हम कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे खासतौर पे हम जब बात कर रहे होते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट की, तो जो हमारी दवाइयां होती हैं या हम इवन सर्जरी करें तो हमारी सर्जरी ऐसी होती है कि हमें कैंसर बाहर निकालना है। तो जैसे किसी का चेहरा काट के निकाला, काफी पोर्शन उसका मैंडिबल का हड्डी का हमने काट के हटाया, तो उसके कारण आपका कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, खाने में क्या दिक्कतें आएंगी। ठीक है, मान लो किसी का हाथ में था, हमने हाथ हटा दिया उसका, अब हाथ हटा दिया तो वो एक हाथ से कैसे काम करेगा, जो उसकी आगे की लाइफ रहेगी, वो इश्यूज बनते हैं तो वो फिजिकल में काउंट होते हैं। कीमोथेरेपी देते हैं, कीमोथेरेपी से वॉमिटिंग नौशिया होती है, बीच में थोड़े से छाले बन जाते हैं, रेडियोथेरेपी से म्यूकोसाइटिस हो जाती है। तो कुछ दिनों तक जो दिक्कत इनको बनती है वो भी जो काउंट होती है, इसका सफरिंग, तकलीफ में तो है ना इंसान। तो ये है फिजिकल सिम्टम्स। ऐसे डायबिटीज के पेशेंट्स हैं या हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, अब इनको धीरे धीरे डायबिटिक न्यूरोपैथी हो रही है, नेफ्रोपैथी हो रही है, या ऑप्टिक ये कहते हैं रेटिना में अपना डैमेज हो गया है, देखने में दिक्कत आ रही है, तो ये कोमॉर्बिडिटीज के कारण इनको तकलीफ हो रही है। अब कोई फ्रैक्चर का पेशेंट है, मे बी हाथ में जो दिक्कत है वो अपनी जगह है, पर अब कान में सुनाई नहीं पड़ता या आंख से दिखाई नहीं देता, तो अलग साथ में समस्या है। तो ये सारे के सारे जो भी दिक्कतें हैं, आइदर बिकॉज ऑफ डिसीज, आइदर बिकॉज ऑफ ट्रीटमेंट और बिकॉज ऑफ कोमॉर्बिडिटी, ये सारे के सारे। कुछ कोई पूछना चाहता है क्या? ओके, तो ये सारे के सारे फिजिकल डोमेन्स हैं जहाँ जिसके कारण आदमी तकलीफ में है। अब कई बार तकलीफ जो होती है ना वो फिजिकली कोई चोट लगे तभी नहीं होती, कई बार साइको सोशल भी होती है। रिलेशनशिप में कोई इशू है, रिलेशनशिप में कोई इशू है किसी को, घर में झगड़ा हो गया, कुछ नहीं हुआ, घर में झगड़ा ही हो गया, अब घर में झगड़ा करके घर से निकलोगे या पापा ने सुबह सुबह डांट दिया या मम्मी से लड़ाई हो गई, तो दिन भर दिमाग खराब रहता है। तो इस वजह से भी इस वजह से भी दिक्कत होती है कि भाई पेशेंट परेशान है, कि रिलेशनशिप इश्यूज हैं, घर में एक इशू हो गया, पड़ोस में इशू हो गया, तो ये सारे इश्यूज साइको सोशल इश्यूज में आते हैं। रोल रिवर्सल का मतलब ये होता है कि जैसे अब कोई घर में, जैसे मान लो पापा हैं, कमाऊ भी इंसान वही है, तो इनके साथ दिक्कत हो गई कि अब ये बीमार पड़ गया, जो मेन कमाऊ आदमी है घर का, अगर वो बीमार पड़ गया तो वो अब डिपेंडेंट हो गया। तो अब जब वो डिपेंडेंट हो गया तो एक जो उसकी अभी तक घर में ऑरा था कि हाँ भाई ही इज द मेन पर्सन, ही इज द अर्निंग पर्सन, अब वो डिपेंडेंट पर्सन में काउंट होने लग गया। तो इस वजह से जो साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं आदमी के मन में कि यार अभी तक मैं काम कर रहा था, मैं सबको दिख रहा था, अब ऐसा हो गया कि सब पे मेरे पे डिपेंडेंट थे, अब मैं इन पे डिपेंडेंट हूँ, अब ये कैसे क्या मैनेज करेंगे, घर कैसे चलेगा। तो ये जो रोल रिवर्सल का इशू आता है उसके कारण दिक्कतें आती हैं, दैट्स कॉल्ड साइकोलॉजिकल सफरिंग डायमेंशन। फिर ऐसा होता है फाइनेंशियल, ऑब्वियसली अब जो कमाऊ आदमी है अगर वो घर पे बैठ गया तो घर कैसे चलना है, अगली सैलरी कैसे आएगी, फिर ट्रीटमेंट में जो खर्चा हो रहा है वो सारी चीज आदमी सोचता है। एक नॉर्मल दिनचर्या में ही देखिए, जो पेशेंट अपने पास में आते हैं सबसे पहले पूछते हैं खर्चा कितना हो जाएगा,
उनके दिमाग में सबसे पहला ये ख्याल होता है भाई खर्चा ज्यादा हो रहा होगा तो हम कैसे मैनेज करेंगे, ट्रीटमेंट कैसे मैनेज करेंगे, फिर हम ही पे सारा खर्चा हो जाएगा तो बाकी घर वालों का कैसा क्या चलेगा। फिर डिसरप्शन ऑफ रूटीन। आदमी का एक रूटीन होता है, सुबह उठता है आदमी, काम पे जाता है, फिर अपने सारे काम निपटा के शाम को घर आता है, अपने घर वालों के साथ रहता है, रात को खाना खाता है, सो जाता है। अब आप बीमार पड़ गए हो, कंटिन्यूअसली लगातार बीमार हो, महीनों से बीमार चल रहे हो, पैरालिसिस का पेशेंट है। अब घर वालों से रिलेशन उसके अलग हो गए, रोल जो वो काम करने चाहता था अब वो काम करने नहीं जा पा रहा, फाइनेंशियल जो चीजें बन रही हैं घर पे वो अपनी जगह बन रही हैं, एक जो उसका रूटीन था अब वो खराब हो चुका है, वो पूरे टाइम घर पे बेडरिडन है। पहले जाता था, दोस्तों से मिलता था, काम करता था, एक अलग लाइफ चलती थी। अब वो बेड बाउंड है, घर पे पड़ा हुआ है, कुछ नहीं हिल सकता ना काम कर सकता। तो रूटीन जो है वो उसका खराब हो गया। ऐसे ही सेम चीज सोशल आइसोलेशन। अब जैसे इसी पेशेंट का सोचो जो कोई पैरालाइज पेशेंट है, अब अगर उसको धीरे धीरे बेड सोर्स हो रहे हैं या तो भी वो घर से बाहर नहीं जा सकता, लोग उसके घर पे आना कम अवॉइड करेंगे कि भाई अब उसके पास में महक आती है, कोई सिक्रीशन से हो रहे हैं, उसको सफाई नहीं हो पा रही ठीक से उसकी, तो लोग अवॉइड करते हैं कि भाई उसके घर नहीं जा रहे, तो धीरे धीरे वो सोशली आइसोलेट होता जाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं साइको सोशल डोमेन में। तीसरा होता है इमोशनल पोर्शन। अब कभी किसी को चोट लगी, कभी कभी गुस्सा आता ना, अरे यार कहाँ से लग गई, या पता नहीं कहाँ से पनौती पड़ गई, ऐसा सोचता है, गुस्सा आता है। तो ये जो गुस्सा आता है, या एकदम से आदमी अपने रूटीन में काम कर रहा है, या जैसे मैंने ही अभी ये सब कुछ शुरू किया, मेरे साथ कुछ नया हो जाए तो सबसे पहले गुस्सा ही आएगी ना, क्या भगवान दिमाग खराब कर दिया मेरा। तो वो गुस्सा सबसे पहले दिखता है, एंगर। ऐसे ही वो चीज स्पिरिचुअल डोमेन में भी आती है, मैं उस पर बात करूंगा अभी। फिर एंग्जाइटी होती है। अब जैसे किसी को बताओ कि भैया कैंसर है आपके यहाँ पे घर पे, तो उसको समझ में ही नहीं आएगा कि यार अब क्या करना है। तो परेशान, जैसे हमारे पास लोग आते हैं सीधे रिपोर्ट लेके बोल दो कैंसर हो गया तुमको, चौथी स्टेज का। तो आदमी समझ में ही नहीं हो जाता, आउट आउट हो जाता है, बोलता है भाई क्या चाहते हो, क्या करना क्या है हमको अब इसमें, ये बताओ। फिर कई बार क्या होता है, आदमी कभी कभी उस चीज को एक्सेप्ट करता भी है कि हाँ भाई ये चीज है, फिर कभी कभी चीजें उसके अकॉर्डिंग चल नहीं रही होती, तो कभी वो खुश रहने की कोशिश करता है, कभी वो और दुखी होता है, तो दैट्स कॉल्ड मूड स्विंग्स। फिर डिप्रेशन आता है कि मान लो अब जैसे ये मुंह के कैंसर के पेशेंट होते हैं, इनको हम सिखाते हैं, पहले दिन से बोला जाता है ना गुटखा नहीं खाना है, गुटखा खाने से कैंसर होता है मुंह का, बीड़ी पीने से फेफड़े का कैंसर होता है, सिखाते हैं सबको, कोई नहीं सीखता। पर जब कैंसर हो जाता है तो सबसे पहला यही खलता है, अरे यार नहीं करना चाहिए था। तो ये डिप्रेशन आता है, इसी बात की फिर गिल्ट होने लगती है, ये अरे हाँ यार बताया था मैंने नहीं किया, उसकी वजह से कैंसर हो गया। अपना काम कर पा रहे हैं, फाइनेंशियली ड्रेन ऑफ हो रहे हैं, घर वाले परेशान हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें गिल्ट क्रिएट करती हैं और फिर इन्हीं का दुख बन जाता है। सेम चीज होती है स्पिरिचुअल वे में। स्पिरिचुअल वे में जैसे अभी मैं बोली कि अपने फ्लो में कि भाई अरे यार भगवान ऐसा क्या कर दिया मैंने जो मेरे साथ ऐसा किया, तो मेरे साथ ही क्यों ऐसा किया, मैंने कौन से पाप किए थे। ये हमारा कॉमन टर्मिनोलॉजी है, बोलते हैं ना अपन, अरे यार मैंने कौन सा ऐसा कर दिया था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया। हाँ, भगवान नाराज हो गए मुझे ही, पर मेरे कोई मेरे साथ ही ऐसा होता है। ये जैसे अपन नॉर्मल बोलते हैं, अरे यार पनौती लग गई, तो एक पनौती से स्पिरिचुअल चीज की, हाँ भाई कोई चीज बैड अपने पे हाथ रख दे रही है, तो मेरे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है। तो सफरिंग तो ये सारी वजह से होती है, जरूरी नहीं होता कि आपको चोट लगी हो, आपको दर्द हो तो ही आप परेशान हो रहे हो। तो अभी तक क्या होता था कि हम जो फोकस करते हैं एज मेडिकोस, नर्सिंग भी, आयुष भी, मैं एमबीबीएस, जितने जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, वी आर मोर फोकस्ड ऑन द फिजिकल चीज, कि भाई डिसीज हो रहा है उसके लिए दवाई दे दो, दर्द हो रहा है पेन किलर दे दो, उसको कोई कोमोर्बिडिटी है उसके लिए दवाई दे दो। बट व्हाट आई रियलाइज कि ये जो साइको सोशल डोमेन है, इमोशनल डोमेन है, स्पिरिचुअल डोमेन है, इसके बारे में तुम सोचते ही नहीं। कितनी बार होता है कि हम पेशेंट के रिलेटिव से पूछने जाते हैं भैया कैसे क्या करने वाले हो, फाइनेंशियल इश्यूज पे थोड़ी सी कंसिडरेशन सिर्फ इसलिए देते हैं कि ट्रीटमेंट प्लान कैसे बनाना है, कोई कॉस्टली ड्रग आ रही है या कोई कॉस्टली सर्जरी है, तो हम फाइनेंशियल की थोड़ी बहुत बात करते हैं। अदरवाइज बाकी किसी चीज से किसी को आज तक कोई खास लेना देना मैंने तो अपने इतने दिन के एक्सपीरियंस में नहीं देखा। एंड दैट्स वाई मैं आप लोगों को ये चीज सिखाना चाहता हूँ कि देखो अगर 1 2 3 4 चार चीजें हैं, तो 100% का 25% सब कुछ कवर कर रहा है। तो हम सिर्फ 25% पे फोकस करने की कोशिश ना करें, ये जो 75% और बचा हम इस पे भी ध्यान दें। तो पर्सन बिहाइंड द पेशेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज है समझना, कि पेशेंट तो ठीक है उसका जो होना है तो होना ही है, उस पर्सन का क्या होना है वो भी हम सोचें। ऐसे ही चीज होती है, अभी हमने सफरिंग की बात करी, ऐसे ही ये वर्ड होता है डिस्ट्रेस।
मतलब बोलते हैं ना कि एक बार थप्पड़ पड़ा तो ठीक है, 100 थप्पड़ पड़े तो फिर आदत हो जाती है। एक दिन बेइज्जती हुई, फिर धीरे धीरे आदत हो जाती है बेइज्जती कराने की। तो जब ये चीजें रोज हो रही होती है, अगर हम एक टॉक्सिक माहौल पे काम कर रहे होते हैं, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, हम एक तरह के डिस मतलब बोलना चाहिए एक तरह का स्ट्रेस शरीर में बन जाता है कि अरे यार यहाँ जाओगे, घुसोगे। उसकी जैसे कुछ लोगों की क्लास होती है टीचर्स की, वो बहुत ही टॉक्सिक होते हैं। घुसो, 4 लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं बनेगा, आपको 4 बातें सुना देंगे। तो लगता है ना यार, अरे कैसे तो पीरियड खत्म हो इनका, हमारा जी छूटे इनसे। तो वो जो एक साइकोलॉजी बनती है, दैट्स कॉल्ड डिस्ट्रेस। तो इसमें भी 4 कंपोनेंट होते हैं। तो ज्यादातर कौन ज्यादा लोग परेशान होते हैं, जैसे वाइफ होती है, अगर कोई मेल पेशेंट है तो केयर गिवर स्ट्रेस हमको वाइफ का देखना होता है। फीमेल में मतलब फीमेल ज्यादा परेशान होते हैं एज कम्पेयर टू मेल्स। मेल्स फिर भी हम मान के चलते हैं कि इमोशनली चीजें मैनेज कर लेते हैं, ऑल्दो दोनों के साथ इश्यूज किसी के साथ भी आ सकते हैं। तो फिजिकल में हम बात करते हैं, जैसे मोबिलिटी किसी की इम्पेयर हो गई, कोई जैसे मैंने बताया एक्सीडेंट हो गया, मूव नहीं कर सकते, या पैरालाइज जो मूव नहीं कर सकते, उस वजह से डिसेबिलिटी आ गई, पेन हो रहा है, अब आप बेड रिडन हो तो इन्फेक्शन का खतरा रहता है। साइकोलॉजिकल बात करी हमने, साइको सोशल, कि आप आइसोलेटेड हो, अपनी आ नहीं जा रहे, घर पे पड़े हुए हो। जो आपका रोल था घर में एक फैमिली में कि आप अर्निंग मेंबर थे, नाउ आप डिपेंडेंट मेंबर हो, फाइनेंशियल क्राइसिस बन रही है घर में। फिर इमोशनल इश्यूज में एक सेंस ऑफ लॉस आता है, वही कि एंग्जाइटी, एंगर, डिप्रेशन, किसी किसी को गिल्ट भी आती है। ठीक है। एंड देन स्पिरिचुअली आता है कि भगवान ने मेरे साथ ही क्यों बुरा कर दिया, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, है ना। तो ये सारे जो थॉट्स आते हैं, दे आर स्पिरिचुअल वंस। तो थोड़ा सा हमें इनको भी ध्यान देना होता है। जैसे कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं, बोलते हैं, अब हमने जैसे किसी को पूछो बीड़ी पीना बंद, बीड़ी पीते थे, बोले कि हाँ 6 महीने पहले पीते थे। तो मैंने कहा 6 महीने बाद से क्यों बंद कर दिया अभी, बंद करने का अभी से क्या कारण था? क्योंकि उनको एक मन में गिल्ट आई हुई रहती है कि यार, अब मैं बोलूंगा कि भाई पी तो रहा था मैं, हुआ उसी वजह से, और ये चीज मुझे पहले भी पता थी पर मैंने एक्सेप्ट नहीं करी और अब क्राइसिस में आ गया हूँ। तो ये सारे जो चीजें होती हैं, इनको हमें समझना होता है कि पेशेंट जो है वो एक्सेप्ट भी कर रहा है, पर उसको लग रहा है कि हाँ यार, गड़बड़ तो हुई है। ये पेलेटिव केयर इन द कंटिन्यूम। अब देखो, हम इसमें चार्ट में चल के समझने की कोशिश करते हैं। देखो, आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा हेल्थ प्रिवेंशन का। इसका पूरा पूरा डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन। इसमें जैसे मलेरिया के लिए बताते हैं, भैया मच्छर काटने से बचना है, तो होता है ना, पानी इकट्ठा नहीं होने दो, वहां पे मच्छर हो जाएंगे, मच्छरदानी लगा के सो। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें कोशिश ये करते हैं कि मलेरिया हमें ना होने पाए। ऐसे ही बाकी चीजें बनी है, जैसे हम कैंसर की बात करें तो हम जैसे सिखाने की कोशिश करते हैं कि भैया तंबाकू नहीं खानी है। ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर है जैसे, तो उसमें स्क्रीनिंग के बारे में समझाते हैं कि भैया आपको खुद से जांच करनी है, सो दैट बीमारी अगर ना ही हो तो ज्यादा अच्छा है। तो वो प्रिवेंशन का पार्ट आ जाता है। अब प्रिवेंशन में मान लो अगर आपकी डायग्नोसिस बन भी गई है, तो हम जब प्रिवेंशन की बात करते हैं तो हम पूरी पूरी ओवरऑल हेल्थ पे फोकस करते हैं। हेल्थ प्रिवेंशन बोला जाता है कि भैया हम पूरा उस पर फोकस करेंगे। तो हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई एक हेल्थी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए कि उसमें लिपिड इतना जाए, प्रोटीन इतना जाए, आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये सब हम प्रिवेंशन बताते हैं कि हम हेल्थ मेंटेन करें। अब अगर कभी हेल्थ मेंटेन नहीं है, मतलब कोई भी बीमारी हुई, तो कोई भी बीमारी हुई तो मतलब कोई ना कोई आपकी डायग्नोसिस बनी बीमारी की, तो अब वहां डायग्नोसिस से चलना शुरू करेंगे कि ये डायग्नोसिस बन गई हमारी। अब यहां से जो चीज चलेगी, वो चलेगी बीमारी के साथ में हमारा जीवन, दैट्स कॉल्ड इलनेस। अब ये इलनेस, हम अभी बात कर रहे हैं क्रोनिक इलनेस की। जब हम पेलेटिव में ज्यादा बात कर रहे होते हैं तो हम क्रोनिक इलनेस जो कि लंबे समय से चल रही है। तो इसमें क्या होता है, कभी हमारी तबीयत बिगड़ती है, कभी कुछ सिम्टम आते हैं, कभी ठीक हो जाते हैं, कभी हम ठीक रहते हैं, कभी हम फिर से बीमार पड़ जाते हैं। तो ये चीजें चलती रहती हैं। तो शुरू में क्या होता है कि जैसे कोई भी बीमारी होती है, जैसे हम कैंसर की बात करते हैं, उसमें मैं आपको ज्यादा अच्छा समझा सकता हूँ। शुरू में अगर मान लो हमें पता चला है कि स्टेज 2 की बीमारी है, मान लो, तो स्टेज 2 की बीमारी हम ट्रीट करते हैं क्यूरेटिव इंटेंट से, कि हमें पता है हम इसको ठीक कर लेंगे, पेशेंट विल बिकम कैंसर फ्री। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक अलग एजेंडे के साथ में काम करते हैं। वही मान लो स्टेज 4 का कैंसर है, तो हमें पता है कि यहाँ पे हम ठीक नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे हमारा एजेंडा अलग हो जाता है कि हम यहाँ पे ठीक नहीं कर सकते, तो हम कुछ और तरीके से काम करेंगे। वहां पे पेलेटिव केयर का रोल अभी मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो एक नॉर्मल सी बीमारी हुई, कुछ भी हुआ, हमने उसको सिम्टोमेटिकली मैनेज किया, बुखार आ रहा है, उल्टी हो रही है, हाथ पांव में दर्द हो रहा है, हम दवाई देते रहते हैं। तो अब तक हमारा इंटेंट रहता है क्यूरेटिव, कि हम ठीक कर सकते हैं। मान लो कोई ऐसी बीमारी है या ऐसा समय चल रहा है, जैसे मान लो कोई पैरालिसिस का ही पेशेंट है,
अब धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होता जाएगा, ही विल स्टार्ट डिटोरिएटिंग। तब एक टाइम आएगा जब हम बात करेंगे कि हाँ भाई, अब यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि अब सिम्टम्स जो हैं वो ठीक नहीं हो सकते। हम जब तक दवा देके रखेंगे तब तक हो सकता है उसको आराम रहे, दवा का असर खत्म हो जाएगा तो मे भी हो सकता है उसकी फिर से जो दिक्कतें हैं वो वापस शुरू हो जाए। यहां से फिर कायदे में आता है कि ये आया चीज पेलेटिव केयर में, जहां द इंटेंट ऑफ ट्रीटमेंट इज नॉन क्यूरेटिव। हम यहाँ ठीक नहीं कर पाएंगे। तो अब हमें पता चल गया हम ठीक नहीं कर पाएंगे, तो इतनी बात भी क्लियर हो गई कि एक नॉर्मल आदमी मान लो अगर 60 साल जीता है तो अब ये वाला आदमी 60 तक तो नहीं पहुंचेगा, लाइफ विल बी क्लोज अर्लियर। और फिर इसी में आगे फिर आते हैं एंड ऑफ लाइफ के और डाइंग के। मतलब एंड ऑफ लाइफ मतलब पेशेंट की अब कंडीशन ऐसी है कि अब कुछ समय में इसकी डेथ होनी है। वो समय हो सकता है कुछ दिन हो, कुछ हफ्ते हो, या कुछ महीने। साल में हम बात नहीं कर रहे। लाइफ क्लोजर की जब हम बात करते हैं तो फिर भी एक्सपेक्ट करते हैं 1-2 साल चल जाएगा। और फिर एक फेज आता है जब पेशेंट की होती है डेथ। अब यहाँ के बाद से जो हमारा अभी का हिसाब किताब है, हम हमें पेशेंट से कोई मतलब या पेशेंट के रिलेटिव से कोई मतलब नहीं रहता। एक बार पेशेंट के रिलेटिव बॉडी लेके चले गए, हमने डेथ सर्टिफिकेट पकड़ा दिया, उसके बाद हमारा कोई कनेक्शन नहीं बचता। इवन चाहे हमारा फोन पे पहले बातचीत होती भी होगी, उसके बाद बंद हो जाती है। और यहाँ पे मैं खुद मानूंगा कि ये पोर्शन मेरा खुद का लैगिंग है कि हम उसके बाद केयर गिवर से कोई मतलब नहीं रखते। तो बेरीवमेंट वाला पोर्शन का हमारे पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि भाई अब एक आदमी जो एक मान लो कोई पेशेंट बीमार था, उसके घर वाले, बीवी, बच्चे 6-7 महीनों से उसकी केयर कर रहे थे, वो बेड रिटर्न था, वो लोग उसकी केयर कर रहे थे। अब एक टाइम आया जब वो उसकी डेथ हुई, तो अभी तक इनका रूटीन सेट था कि भाई कितनी देर भी हमको मरीज के लिए दौड़ना पड़ सकता है, रात को सो रहे, खाना खा रहे, वो सब उसी अकॉर्डिंग उनका लाइफ स्टाइल सेट था। अब पेशेंट तो रहा नहीं, तो अब नेक्स्ट डे जब से अब उनको क्या करना है, क्योंकि अभी तक तो पूरे टाइम मरीज के अगल बगल ही बैठे रहते थे। नाउ व्हाट, अब उन्हें कैसे प्रोसीड करना है अपने जीवन में। तो दैट्स कॉल्ड बेरीवमेंट, कि उनका अब लाइफ कैसा चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। अब क्योंकि हम केयर गिवर्स के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं है उनके बारे में सोचने करने का, तो हम बेरीवमेंट जैसी चीज समझते ही नहीं है। तो यहाँ मैं आप लोगों को ये एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ कि भाई ये भी एक शब्द है, इसका भी एग्जिस्टेंस है, इसके बारे में भी हम सोचें। अच्छा, एक वर्ड यहाँ पे देखो लिखा है हॉस्पाइस केयर, और एक यहाँ पे वर्ड लिखा है क्यूरेटिव केयर। तो क्यूरेटिव केयर की तो मेरी आपकी बात हो गई। अब हॉस्पाइस जो हमारा आगे का प्लान है कि हम इस पे काम करना चाहें, तो हॉस्पाइस में ये जो पेलेटिव के जो पेशेंट है, जहां पे हमने बोल दिया कि लाइफ क्लोज हो रही है, हम स्टार्ट ही यहाँ से कर रहे हैं जहाँ लाइफ क्लोज हो रही है, जहाँ कुछ समय बाद एंड ऑफ लाइफ का सीन आएगा, जहाँ कुछ देर बाद डेथ का सीन आएगा, और उसके बाद में पेशेंट रिलेटिव्स के बेरीवमेंट की बात आएगी। इस केयर के बारे में जहां हमें काउंसलिंग वालों की बहुत जरूरत पड़ती है। अब अभी हमारे पास में जो हमारा एग्जिस्टिंग सेटअप है, मैक्सिमम जगहों पे काउंसलर्स का ऐसा डायरेक्ट कोई काम रहता नहीं है, तो हम इस पे काम कर ही नहीं रहे। विद टाइम हम चाहेंगे कि अगर लोग इंटरेस्ट लें, तो नर्सिंग में भी साइकेट्री होती है, बाकी कुछ भी कोर्सेज होते हैं साइकेट्री और सोशल वर्क के लिए। अगर लोग इंटरेस्ट लें तो फिर हम इस पे काम करें और हॉस्पाइस केयर के बारे में लोगों से बातचीत करें। तो हमारे पास सबसे ज्यादा चैलेंजेस क्या आते हैं, अब जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ तो मैं अपने चैलेंजेस बताता हूँ और वेरी ऑनेस्टली बताता हूँ। तो देखो, जैसे सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि जितनी पॉपुलेशन को रिक्वायरमेंट है उतनी तो लोगों को समझ ही नहीं है, तो कॉन्सेप्ट ही लेके नहीं हम चल रहे। तो एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, और जोग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। किसी को अगर बीमारी होती है तो सबसे पहले वो अगर फिजिबल है तो वो भाग जाएगा टाटा, दिल्ली, बाहर तरफ में, अपने एमपी तरफ में तो रहना ही पसंद नहीं करते। तो अब जब पेशेंट डाइवर्ट हो गया तो कॉन्सेप्ट बैठाने का सेंस ही नहीं बना। फिर दूसरी बात आती है रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज रिगार्डिंग ओपियोइड एसेस। इसके बारे में मैं आपको अलग से चीजें, अभी जो पेन और बाकी चीजें आएंगी तो मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी जैसे ड्रग्स हैं जो कि हम ट्रेंड अप वे में यूज करते हैं, उसके क्या फायदे होते हैं। और क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड हैं, उनके लिए अलग नियम बने, जैसे मैं अभी बता रहा था कि उसमें कईयों में तो मॉर्फिन का जो पर्चा बनता है उसमें अलग से मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर जाता है, मेरा आधार कार्ड भी जमा है, और जो एमसीआई का रजिस्ट्रेशन है वो भी जमा है। और जो वहां लेने जाएगा उस पेशेंट का रिलेटिव, उसका आधार कार्ड जमा होगा और पेशेंट का आधार कार्ड जमा होगा। तो ये जो पॉलिसीज बनी हैं उस वो कुछ कुछ इश्यूज हैं उसमें। फिर पेलेटिव केयर की नेशनल पॉलिसी और फंडिंग में भी इशू है, इस पे हम अलग से कभी बात करेंगे।
अब जो हम काम की बात समझ रहे हैं वो ये कि लिमिटेड पैलिएटिव केयर एजुकेशन। अब अभी जहां तक मैं जितने भी लोगों से मिल के आया, कोई भी इस बात को अन्यथा नहीं लेगा, पर पैलिएटिव केयर के बारे में जितनी भी बातचीत में करने की कोशिश करी, हम थोड़े लेवल डाउन ही थे। ज्यादातर लोगों को पैलिएटिव के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ सबको पता ही होना चाहिए, पर हमारी अब कोशिश ये है, क्योंकि ये डिमांडिंग चीज है, आज के जमाने में ज्यादातर लोगों को चाहिए, तो दैट्स व्हाई हम चाहते हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट कर सकें। तो अभी तो हम अवेयरनेस के लेवल पे काम कर रहे हैं, देन हम चाहेंगे कि हम एजुकेट भी कर सकें। देन लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट इन पैलिएटिव केयर। अब ऑब्वियसली बात है, जहां भारत देश में इतनी जनता है कि जो जिंदा आदमी है हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे जो ठीक हो सकता है, अब जो आदमी मरणासन स्थिति में आ गया उसके लिए हम क्या करना चाहते हैं, उसमें रेवेन्यू बेस्ड क्या इशू हैं, बहुत सारे दिक्कतें हैं। इसलिए ज्यादातर जो कॉर्पोरेट सेटअप्स हैं उनमें पैलिएटिव केयर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जैसे मैं मेदांता में था, मेदांता में सपोर्टिव केयर पैलिएटिव हम रखते थे, पर हमारे पास कोई पैलिएटिव केयर का अलग से सेटअप नहीं था। अब बाकी इंस्टीट्यूट धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, टेक ट्रेनिंग भी डेवलप कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट भी डेवलप कर रहे हैं, सो दैट हमको पैलिएटिव केयर को इनकॉर्पोरेट करना है। अब आपकी बात करता हूँ, व्हाट नर्सेस कैन असेस एंड इनिशिएट इन द मैनेजमेंट फॉर। तो सबसे बड़ा रोल, कोई भी पेशेंट अगर बेड रिडन है तो अभी भी नर्सेस का ही होता है। नर्सेस आर द बैकबोन ऑफ मेडिकल सिस्टम, ये मेरा पर्सनल मानना है कि अगर नर्सेस हैं तो पेशेंट कितना भी अच्छा डॉक्टर हो, नर्स अच्छी नहीं होगी हम कुछ नहीं कर सकते। तो नर्सिंग स्टाफ अगर वेल ट्रेन्ड स्किल्ड है तभी चीजें ढंग से मैनेज हो सकती हैं। डॉक्टर कितना भी क्वालिफाइड हो, वो अकेले पेशेंट मैनेज नहीं कर सकता, पेशेंट आउटपुट अच्छा नहीं कर सकता। तो नर्सेस हमें बेसिकली कहाँ कहाँ जहाँ आपका फुल फ्लेश टोटल रोल आपका ज्यादा है, जैसे ओरल कैविटी की प्रॉब्लम्स है, माउथ क्लीनिंग करानी है, यूरिनरी ब्लैडर बबल कैथेटर डाला है, बबल क्लीनिंग है, ये सारी चीजें हैं। ट्यूब्स जो यूज में होती है, नेसोगेस्ट्रिक ट्यूब होती है, पेग ट्यूब डालते हैं पेट में खाना खिलाने के लिए, इन सारी चीजों की केयर जो है, फीडिंग कितने कितने देर में कैसे करानी है, कैसे उसकी सफाई रखनी है, ये सारा आप ज्यादा अच्छा सिखा सकते हैं। बेड सोर वुंड है, लिम्फेडिमा हो गया है ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स को या बाकी सर्जिकल पेशेंट्स को, ठीक है, ये हम जो कोलोस्टोमी बैग लगाते हैं, इलियोस्टोमी बैग लगाते हैं, कैसे लगाना है, कैसे इनकी केयर रखनी है, पेशेंट को क्या क्या समझाना सिखाना है, केयर गिवर्स को क्या ज्यादा बताना है। क्योंकि देखिए, ज्यादा मानना मेरा ये है कि नर्सेस ज्यादा समय पेशेंट्स के पास में बिताती हैं एज कम्पेयर डॉक्टर्स और एनी अदर स्टाफ। तो ये जितने अच्छे ट्रेंड अप होंगे, हम उतना अच्छा पेशेंट आउटकम बना सकते हैं। और डॉक्टर चाहे कितना भी बड़ा हो, पेशेंट आउटकम अगर अच्छा नहीं है तो डिग्री 50 नाम के आगे लगी कोई खास मतलब की नहीं होती। ये मेरा ऐसा पर्सनल मानना है, इसलिए मैं नर्सिंग और बाकी जो स्टाफ है उनके ट्रेनअप पे ज्यादा फोकस करता हूँ। तो पेलिएटिव केयर का जो बेसिक बात थी कि व्हाट इट इज एंड व्हाट इट इज नॉट। पेलिएटिव केयर क्या है और पेलिएटिव केयर का क्या मतलब आपको नहीं निकालना है। वरना पहले लोग सोचते हैं कि पेलिएटिव केयर का मतलब है बस पेलिएटिव केयर बोल दिया मतलब पेशेंट मरने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेलिएटिव केयर उस दिन से स्टार्ट होगी जिस दिन से पेशेंट की डायग्नोसिस बनेगी। अब डायग्नोसिस बनने की अगर बात तो 6 महीने चल रहा है, साल भर चल रहा है, 2 साल चल रहा है, पेलिएटिव केयर की अपनी इंपॉर्टेंस है और उसका कतई मतलब नहीं है कि पेशेंट मरने वाला है। और ये मतलब भी नहीं है कि अगर पेलिएटिव केयर शुरू कर दी तो वो मर ही जाएगा। जो जीवन जिसका है वो उसी हिसाब से चलेगा। तो व्हाट इट इज नॉट पहले बताता हूं कि डज नॉट हास्टन और पोस्टपोन डेथ। ऐसा नहीं होगा कि अगर डेथ होनी है तो किसी का हम जीवन मरण बदल सकते हैं, वो नहीं बदल सकते। पर हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि इट अफर्म्स लाइफ एंड रिगार्ड डाइंग एज ए नॉर्मल प्रोसेस। हर कोई जो पैदा हुआ है वो एक दिन उसका अंतिम समय आएगा, ये एक धरती का नियम है। और हमें जब किसी के साथ क्राइसिस होती है तो उनके साथ वालों को और उनको कंफर्टेबली यही समझाना और यही बताना, एक अच्छे वे में कन्विंस करना कि यार अब ये चीज ऐसी है। जैसे हमारे पास में अगर स्टेज 4 कैंसर का पेशेंट है, इसका कैंसर 4 जगह शरीर में फैल चुका है, तो अब ये चीज उसको एक्सेप्टेंस मोड में लाना पड़ेगा कि बॉस कैंसर है प्लस 4 जगह शरीर में फैल चुका है, चौथी स्टेज का कैंसर है, और हमें अब यहाँ पे ये बात माननी पड़ेगी कि हम इसको जड़ से ठीक नहीं कर सकते। तो आपको ये चीज कैसे कन्विंस करनी है, दिस इज ऑल अबाउट द पेलेटिव केयर एंड कम्युनिकेशन। तो हमारी कोशिश है कि हम जड़ से तो ठीक नहीं कर सकते, पर कम से कम जो तकलीफ है उनको तो कम कर सकते हैं, तो हम उस पर तो फोकस करें।
अब ये पहले का कॉन्सेप्ट था कि पहले पेलेटिव केयर ऑन्कोलॉजी ज्यादातर जो बड़े बड़े सेटअप्स हैं उनमें अलग अलग है। अब मैं तो कंबाइंड चला रहा हूँ तो मुझे लिए तो सब कॉमन है। तो इसमें ये होता है कि ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट वाले पेशेंट को भेज देते हैं कि भाई अब आप जाओ पेलेटिव वालों के पास में। तो ये एक इंप्रेशन बनता है कि भाई इन लोगों ने अब गिव अप कर दिया, कि भाई अब इनकी तरफ से कुछ नहीं हो सकता, जो कराना है देख लो, वहां पे अब कुछ नहीं होने वाला। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। अब जैसे एम्स में दिल्ली में है, उनका पेलेटिव मेडिसिन एंड ऑन्को एनेस्थीसिया का डिपार्टमेंट साथ में काम करता है। जैसे सीमा मैम थे, वो एचओडी एनेस्थीसिया ही है, बेसिकली एमडी एनेस्थीसिया है। तो इट डजंट मीन कि वी आर गिविंग अप, ऐसा कुछ नहीं हो गया। पर ये चीज समझनी है कि भाई मरना सबको है, ये एक फैक्ट है, ये सब पे एप्लीकेबल है। और अब जो पेशेंट हमारे सामने बेड पे पड़ा हुआ है वो इस कंडीशन में आ गया है कि अब उसे जाना है। तो इसमें हमें उसके साइको सोशल, इमोशनल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट का भी ध्यान रखना है। इसमें ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, हाई टच। इसलिए मैं यहाँ नर्सिंग वालों को समझाना सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये काम पर्टिकुलरली ऐसा है कि मैं एज ए डॉक्टर बहुत प्यार से बात करके चला जाऊँ अपने पेशेंट से। अगर आप इंजेक्शन लगाने गए और आप उसको उस प्यार से आपने उसको पुचकार के इंजेक्शन नहीं लगाया है, तो तकलीफ तो उसकी एज इट इज ही बनी रहेगी। इसलिए मैं ये कोशिश चाह रहा हूँ कि आप सब लोग इस पे ट्रेन अप रहें, इस बारे में अवेयर रहें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पेलेटिव केयर का। इसकी हम आपको स्लाइड शेयर करेंगे, आप चाहेंगे तो ये डिफरेंसेस देख सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बस मैं यही बताना चाहता हूं कि इट इज नॉट सिनोनिमस विद टर्मिनल केयर। पेलेटिव केयर डे वन से शुरू होती है, जिस दिन से पेशेंट की डायग्नोसिस बनती है। उसका ये मतलब कतई नहीं होता कि अब पेशेंट जाने वाला है या ये टर्मिनल केयर के बराबर की बात हो रही है। ठीक है। अब आज का टॉपिक, जो हमारा टॉपिक था, तो आज का टॉपिक है हमारा पेन। पेन का मतलब होता है दर्द। अब दर्द की एक ऑफिशियल डेफिनेशन बनाई गई है। तो पेन इज एन अनप्लीजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज और डिस्क्राइब्स इन टर्म्स ऑफ टिश्यू डैमेज। मतलब इसका ये कि अनप्लीजेंट, तकलीफ देह है। दर्द मतलब तकलीफ देह है। सेंसरी है, मतलब छूने या ऐसे कुछ ही पता चल रहा होगा। एंड इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू। एक्चुअल मतलब हाथ टूट गया तो एक्चुअल दर्द हो रहा है। दिल टूट गया तो पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। अब दिल टूटने का मतलब ये तो नहीं होता ना कि दिल के टुकड़े हो जाते हैं, या दिल के जो टुकड़े करवा देते हैं कि दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। दैट इज पोटेंशियल टिश्यू डैमेज एट इमोशनल लेवल। तो ये जो डैमेज है, हम इसको केटर करने को बोलते हैं पेन। कमर दर्द भी हो सकता है, दिल का दर्द भी हो सकता है, सर का दर्द भी हो सकता है। कैंसर पेशेंट्स की हम बात करें तो 30 से 50% पेशेंट्स को अगर एडवांस डिसीज है तो पेन रहता है। और अगर एकदम एडवांस डिसीज है, जैसे हमारे पास ज्यादातर पेशेंट्स आते हैं, तो वो 70 to 90% ऑफ द केसेस पेन में ही होते हैं। और हमको इनका पेन मैनेज करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको पेन के बारे में बताई, कि पेन सिर्फ और सिर्फ ये जो दिमाग का पाथवे जा रहा है, जिसे हम पेन पाथवे बोलते हैं बॉडी से, कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स हाथ या पैर में जहाँ पे बीमारी है, वहां से ये स्पाइनल कॉर्ड में गया, फिर ये दिमाग के थैलेमस से होते हुए दिमाग के सोमाटोसेंसरी कॉर्टेक्स तक पहुंचा। यही पेन नहीं है। पेन के ये सिर्फ 25% ऑफ द कंपोनेंट है। बाकी का 75% हमें कैटर करना सीखना होगा। तो ये पेन फिजियोलॉजी क्योंकि क्लास है, इसलिए मैं आपको आज इस पे ज्यादा फोकस करूंगा कि हमें यहाँ से डिसाइड करना होता है कि कहाँ पे कौन सी दवाइयाँ काम करती हैं, किन चीजों से ज्यादा फायदा दवाइयों में है, किस में सर्जरी में है। सपोज करें अगर यहाँ का फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन डैमेज है, ए फाइबर्स डेल्टा सी फाइबर्स ये पेन लेके जाते हैं, तो हम यहाँ पे दवाइयों पे मैनेज कर सकते हैं। अगर स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे बीमारी कोई दिक्कत है, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन है या पैराप्लीजिया है, तो ये डैमेज और पेन का सिस्टम्स कैसा रहेगा वो उस पर डिपेंड करेगा, कौन सा एरिया अफेक्ट हुआ है। और अगर वही चीज ब्रेन में है तो वो नीचे के जितने ऑर्गन्स हैं उनको कैसे, किस एरिया में सप्लाई दे रही थी, वो पूरे ऑर्गन्स अपने डैमेज रहेंगे। तो वही कॉन्सेप्ट में फिर से बात करूंगा, टोटल पेन। ये अपने यहाँ का कॉन्सेप्ट है नहीं, डेम सिसिली सॉन्डर्स कोई मैडम थी पुराने जमाने में, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मुझे भी। कि पेन देखो, फिजिकल पेन, अदर सिम्टम्स, अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट, इंसोमिया, क्रोनिक फटीग, तकलीफ में है, रात को नींद नहीं आ रही है, थकान होती जा रही है, ये भी पेन का कारण है। अब
कोई एक आदमी ऐसा एज्यूम करो जो कि घर का कमाऊ बंदा है, उसके छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं। अब आप यहाँ से सोचें, अगर उसको पैराप्लीजिया हो गया, वो बेड हो गया, तो जो दिक्कत हुई, एक्सीडेंट हुआ था मान लीजिए, जिस वजह से भी पैराप्लेजिया हुआ, हाथ टूटा, जो भी कुछ हुआ, वो दिक्कतें अलग। जो ट्रीटमेंट ऑपरेशन उसके कॉम्प्लिकेशंस बने, वो सब अपनी जगह। जो उसको फिजिकली हो रहा है कि बेड माउंट है, वो सब अपनी जगह। अलग से क्या क्या हो रहा है, अब मान लीजिए, हो सकता है गाड़ी तेज चला रहा था या सिग्नल पे ध्यान नहीं दिया, उसके कारण उसको मन में एंगर आ रहा हो कि यार उस समय गड़बड़ हो गई, उसी की बात की गिल्ट पाल के बैठा हुआ है। पेन अलग हो रहा है। जो भी डैमेज हुआ, चल फिर नहीं पा रहा, या हाथ टूट गया, या हाथ काटना पड़ गया, या जो भी कुछ नए कॉम्प्लिकेशंस बने, डिसफिगर हो गया, उस वजह से वो अलग परेशान। घर कैसे चलेगा, जॉब चली गई है, इनकम नहीं है। जो सोशल में, सोसाइटी में एक आदमी की एक जगह होती है, रुतबा होता है कि हाँ भाई मैं हूँ, अब वो खत्म, अब तो आप बेड रिडन हो, कुछ नहीं बचा। फैमिली में जो एक रोल था कि आप कमाऊ हो घर के, एक अलग लेवल पे बात होती थी, अब आप टोटली डिपेंडेंट हो घर पे, तो फैमिली में जो रोल था वो खत्म हो गया। तो ये सोशली एक नुकसान बना जो आज समझ में आया। फिर कुछ लगता है लोगों को कि मैंने क्यों, क्या क्या कर दिया, कौन सा पाप कर दिया, कौन से पुराने पापों की सजा मिल रही है। तो ये सारा कुछ अगर मन में आ जाता है, तो ये भी पेन करने का ही काम करता है। तो फिर वही बात आ जाती है कि हमको सिर्फ फिजिकल पेन पे फोकस नहीं करना है, वी हैव टू कंसिडर द साइकोलॉजिकल पोर्शन ऑल्सो। इसलिए बोला जाता है कि हमको पेशेंट के साथ में बहुत ही एम्पैथेटिक रहना होता है। वो आके चिल्ला भी रहा है, तो पहली कोशिश तो हम ये करें कि वो चिल्ला क्यों रहा है। अगर कोई उसके साथ में दिक्कत है, मतलब परेशानी है, जो कि वाजिब परेशानी समझ में आती है, उसका अगर हम निवारण करेंगे, तो ऑब्वियसली वो अपना चिल्लाना खत्म हो जाएगा उसका। तो पहली कोशिश तो हम ये करें कि कारण क्या है। तो उन कारणों में हमें इन चीजों के बारे में भी सोचना है। कई बार हमारे पास पेशेंट होते हैं, हमारे पास एक अभी यंग पेशेंट ही था। अब वो यंग पेशेंट है, मुंह में कैंसर हो गया, पूरा ओपन फिस्टुला बन चुका है। अब उसको पेन के चक्कर में वो हर बार सिस्टर्स के साथ में लड़ाई करता है। एक दो बार हुआ, मुझे भी लगा कि यार भाई ये ऐसा कर रहा है। फिर हमने उससे कोशिश करी समझने की कि दिक्कत क्या है। फिर दिक्कत समझ में यही आ रही है, जवान आदमी है, घर वाले साथ में नहीं है, इनकम नहीं है, परेशानी में है, घाव के कारण उसको दिक्कत हो रही है, जो उसको पेन हो रहा है, फिजिकल पेन हो रहा है। फिर अब जो भी उसने कुछ प्लान किए होंगे, अगर 35-40 साल का आदमी है, तो लाइफ के कुछ एम्बिशंस होंगे, कुछ प्लान होंगे। अब अगर वो भी फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस डिसीज, तो एक उसकी जो साइकोलॉजी होगी, वो आप समझने की पहले कोशिश करो कि भाई दिक्कत कहाँ है, क्या है। देन आफ्टर आप उसको दवाइयां शुरू करो, उसकी बातें सुनो, समझो। कई बार मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि अगर हम बात सुन समझ लेते हैं ना, तो उतने में ही लोग खुश हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि पहली हम कोशिश यही करें कि भाई जो दिक्कत अगर है, सुन समझ सकते हैं तो समझें। फिर एक कॉन्सेप्ट है, जब हम पेन की बात कर रहे हैं, कि आप लोगों को थ्योरी में भी आता होगा शायद, आयुष वालों को भी आता होगा, कि एक्यूट पेन एंड क्रोनिक पेन। एक्यूट का मतलब होता है जो तुरंत में हो रहा होता है, क्रोनिक जो बहुत लंबे समय से चल रहा होता है। अब इसकी सब जगह अलग अलग डेफिनेशन है, कुछ का कहना है कि 3 महीने के अंदर का पेन है तो एक्यूट है, 6 महीने से ज्यादा का पेन है तो क्रोनिक है, 3 महीने से 6 महीने को कुछ लोग सब एक्यूट बोलते हैं। तो इसमें होता है कि एक्यूट पेन ज्यादातर तो तभी हो रहा होता है जब कोई पोटेंशियल या एक्चुअल टिश्यू डैमेज होता है। हाथ टूट गया तो भाई वहां पे दर्द हो रहा है, ठीक है। क्रोनिक पेन, जैसे डायबिटीज का मैं कॉम्प्लिकेशन बता रहा था, अब डायबिटीज वाले को कॉम्प्लिकेशन है, तो इनको जो पेन होगा, ये एक तरह से क्रोनिक पेन में काउंट होगा, क्योंकि एक दिन में नर्व डैमेज नहीं होती। अगर एक दिन में नर्व डैमेज हो रही है तो वो एक्यूट में है, नर्व कट गई है तो एक्यूट है। अब अगर धीरे धीरे वो छिलती जा रही है, आप लोगों ने माइलिनेशन के बारे में पढ़ा होगा, अगर वो डीमाइलिनेट हो रही है, तो ऑब्वियसली वो एक दिन में नहीं हो सकती, धीरे धीरे ही हो रही होगी, तो वो क्रोनिक पेन में जाता है। तो एक्यूट पेन होता है तो हमारे ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स भी बढ़ जाते हैं। अब जैसे कोई पेशेंट आया जिसका हाथ टूटा हुआ है, या हाथ में हड्डी टूटी है, या कैंसर का पेशेंट आया एकदम से ब्लीड कर रहा है, कुछ है, तो अपने ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स में आप देखेंगे उसकी हार्ट रेट भी बढ़ी मिलेगी आपको, उसका बीपी भी बढ़ा मिलेगा। तो कई बार क्या होता है, पेशेंट आया दर्द में है, बीपी और पल्स बढ़ा हुआ है, तो भाई साहब बीपी कम करने की दवा दे दी उसको, या उसको बीटा ब्लॉकर जो हमारी हार्ट रेट कंट्रोल करने की दवा आती है वो भी स्टार्ट कर दी। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि डॉक्टर ने किया है, डॉक्टर करता है तो डॉक्टर हर काम सही करता है, गलत कोई भी हो सकता है। उस समय क्या चीज करनी है जरूरी नहीं है, जजमेंट एरर किसी को भी हो सकती है। तो अगर वो ऑटोनॉमिक, अगर वो पेन में है, तो पेन में है तो ऑब्वियसली उसकी पल्स बढ़ी हुई मिलेगी, उसका बीपी बढ़ा हुआ मिलेगा। अब अगर उस पेशेंट को आप बीपी कम करने की दवा दे रहे हो, तो आप ट्रीटमेंट ही गलत कर रहे हो उसका। तो ये चीज समझना जरूरी है कि
ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स में उसका एग्जेगरेशन है बीपी का, पेन के कारण है, या कॉन्स्टिपेशन उसके कारण उसको पेन हो रहा है, उस पर हम अलग से मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। पर एक मोटा मोटा बात बता रहा हूँ कि अगर किसी का सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है तो वो क्यों है पहले समझना जरूरी है। कई बार पेशेंट्स को पेन के कारण होता है, कई बार फीवर में भी होता है, कई बार कॉन्स्टिपेशन है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है उसमें भी होता है, कई बार यूरिनरी रिटेंशन है तो भी होता है। अब इसका मैनेजमेंट, यूरिन रिटेंशन है अगर किसी को तो उसको कैथेटर डालेंगे, आधे घंटे में उसका पल्स भी सेटल हो जाएगा, बीपी भी सेटल हो जाएगा, रेदर देन कि उसको लेसिक्स का इंजेक्शन लगा दें। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। ऐसे ही क्रोनिक पेन में जब बात करते हैं, ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स सेटल होते हैं। तो अब न्यूरोपैथी एक दिन में डेवलप नहीं होती, किसी को झुंझुनाहट हो रही है तो धीरे धीरे करके डेवलप होती है, तो बॉडी धीरे धीरे उस पेन के साथ में एडजस्टेड ही चलती है, तो आपको उतना पल्स बढ़ा हुआ या बीपी बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है। एक्यूट पेन सेल्फ लिमिटिंग है, क्योंकि आपको एक पोटेंशियल डैमेज हुआ है, आपने उसको रिपेयर कर दिया, वो तुरंत ठीक हो जाएगा। क्रोनिक पेन क्योंकि अब ये क्रोनिक चल रहा है, धीरे 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 प्रोग्रेशन कर रहा है, तो आप उसको लिमिट कर ही नहीं सकते हो। तो ये दो तीन चीजें बातें हैं जो ध्यान रखने। एक्यूट पेन इज प्रोटेक्टिव एंड इज अ सिम्टम। अब आप ऐसे बैठे हो, मैं ऐसे बैठा हूं, मेरे को यहाँ पे कुछ चीज चुभ रही है अगर हाथ में, तो इस प्रोटेक्टिव की भाई वहां पे सुई है, तेरे को चुभ रही है, हटा ले हाथ वहां पे, तो दिस इज फॉर प्रोटेक्शन। क्रोनिक पेन जो है, अगर किसी कोई बता रहा है कि मेरे को कंटिन्यूस झुंझुनाहट हो रही है, तो इट मींस देयर इज सम पैथोलॉजी इन द बॉडी, कुछ ना कुछ बीमारी है उसको। तो कोई अगर बोले कि मुझे लगातार पैरों में दर्द रहता है, पिछले 6 महीनों से रह रहा है, तो वो ऐसा नहीं बोल रहा है कि, और आपको कोई कारण नहीं दिख रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है उसको बॉडी में अंदर कोई तकलीफ हो रही हो, क्योंकि क्रोनिक पेन इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसीज। ये टैगलाइन मैं आप लोगों को चाहूंगा, स्पेशली आयुष वाले बच्चों को, कि आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी क्रोनिक पेन इग्नोर नहीं करना है। एक्यूट पेन तो फिर भी सेटल हो जाता है, क्रोनिक पेन से कॉम्प्लिकेशंस कभी कभी जल्दी डायग्नोस भी कर सकते हैं हम, और कभी कभी हम मिस आउट भी कर जाते हैं, तो वी शुड बी वेरी केयरफुल। अब ऐसी जो पेन का क्लासिफिकेशन है, किसी को बीच बीच में उठ के दर्द होता है, किसी को कंटिन्यूअस दर्द होता है, किसी को होता है कि किसी कुछ ऐसे उठ के बैठे तो एकदम से दर्द होने लगा, अदरवाइज हम आराम से थे, दवाई खा रहे हैं, पेन में आराम है, फिर कभी एकदम से कोई प्रोसीजर कर दी तो एकदम से दर्द हो गया, उसे बोलते हैं ब्रेक थ्रू पेन। कुछ एक्टिविटी पर्टिकुलर करने का है, जैसे सुबह किसी को पाइल्स हैं, अब सुबह सुबह अगर वो वॉशरूम जा रहा है, तो उसको फीकल मटेरियल पास करते टाइम में एकदम से पेन हो सकता है, जलन के साथ में बहुत गंदा पेन होता है, लोग बताते हैं। तो अब ये पेन पूरे दिन भर नहीं होता उसको, पर जब वो फीकल मटेरियल पास करता है उस समय ही होता है, तो दैट्स कॉल्ड इंसिडेंटल पेन। तो इसके लिए अगर ऐसा है कि भाई उसको पहले से बता दो कि भाई जिस समय आपको मोशंस के लिए जाना है, उसके 15 मिनट पहले आप, एक जेली आती है, उसको अप्लाई कर लीजिए। या बहुत ज्यादा ही दर्द होता है तो सुबह सुबह खाली पेट तो पेन किलर नहीं सजेस्ट करेंगे, पर स्टिल कर सकते हैं कि भाई कुछ पेन किलर ले लो साथ में, और फिर मोशंस के लिए जाओ जब भी तुम दिन में मोशन के लिए जा रहे हो। और एक होता है एंड ऑफ डोज पेन। हमने कोई दवा दी, जैसे हम मॉर्फिन चलाते हैं, खासतौर पे हमारे जो जनरल के स्टाफ हैं या टीएमएच के स्टाफ, जो आप मॉर्फिन यूज करते हैं तो समझ सकते हैं। हम 10 मिलीग्राम मॉर्फिन की वो गोली खा रहा होता है, मैं बोलता हूँ, वो बोलता है दर्द में आराम नहीं लग रहा, मैं बोलता हूँ 2 गोली कर दो, सीधे 2 गोली कर दो, 3 गोली कर दो। तो हमें पता है कि जो डोज एडिक्वेटली उसके पेन को कंट्रोल करने के लिए चाहिए, वो टेक्निकली उसको अभी तक नहीं पहुंच रही है। तो जैसे ही उस डोज का असर खत्म होता है, उसको पेन होना शुरू हो जाता है। तो जैसे मॉर्फिन के लिए मैं आपको आगे बताऊंगा, मॉर्फिन हम एक ड्रग होती है, मॉर्फिन ओपियोइड क्लास में आती है, हम हर 4-4 घंटे में खिलाने का बोलते हैं पेशेंट को। ठीक है। अब मान लो कोई पेशेंट बोल रहा है कि मैंने 6 बजे खाई सुबह, मुझे 8 बजे पेन होना शुरू हो गया, टेक्निकली अगली गोली उसको 10 बजे खानी थी, 4 घंटे बाद। तो अब क्या होगा कि उसको पेन लगेगा, तो उसको लगेगा कि अब दिक्कत आ रही है, या तो दवा काम नहीं कर रही है। पर ये एंड ऑफ डोज पेन है, उसको पेन की डोज, जो पेन किलर है उसकी रिक्वायरमेंट हमें ज्यादा करने की जरूरत है, तो दैट्स कॉल्ड एंड ऑफ डोज पेन। ये अभी अगर हम जब पेलेटिव में हैंड्स ऑन आगे हम कभी प्लान करेंगे, तब हम आपको इसमें डिटेल में ज्यादा सिखाएंगे। फिर हम बात कर रहे हैं नोसिसेप्टिक पेन रिसेप्टर्स, और एक होता है नोसिसेप्शन, दूसरा होता है न्यूरोपैथिक। तो नोसिसेप्टिव पेन एंड न्यूरोपैथिक पेन, ये आप लोगों को शॉर्ट नोट में क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए मैंने इसे टेबल फॉर्म में कर दिया था, फर्स्ट ईयर में शायद आने को आ सकता है। तो बेसिकली इसमें दो चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कि एक कंपोनेंट होता है न्यूरोपैथिक, जो कि हालांकि सारा पेन हम बोल रहे हैं कि नसों के थ्रू ही दिमाग तक जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है, पर कुछ पेन का ओरिजिन नर्व के अकॉर्डिंग होता है, तो उनमें कुछ दवाइयां हमें अलग से देनी पड़ती हैं। और कुछ होता है नोसिसेप्टिव पेन, जिसमें हमें कुछ दवाइयां अलग देनी पड़ती हैं। यहाँ
पे मैं यही समझाने के लिए ये स्लाइड तो मैंने यहाँ पे रखी है। तो बेसिकली बात ये होती है कि जैसे मान लो हमें हाथ में चोट लग गई, तो विसरल या सोमैटिक स्ट्रक्चर में जो नर्व एंडिंग डैमेज होती हैं, उनका पेन जो होता है वो होता है थ्रॉबिंग टाइप का, कोई चुभन हो रही है या जलन नहीं हो, जलन शब्द यूज नहीं होता यहाँ पे चुभन हो रही है या खिंचाव हो रहा है, इस सब की बातें होती हैं। न्यूरोपैथिक पेन में जलन हो रही है या झंझनाहट हो रही है या कुछ अलग से घुसा, जैसे किसी को चाकू घुसाते हैं उस टाइप का पेन हो रहा है, तो ये क्योंकि नर्व एंडिंग इरिटेट होती हैं इसलिए होता है, तो ये कहलाता है न्यूरोपैथिक पेन। जैसे हमारे जो स्टाफ हैं या कैंसर में जो लोग काम देखे समझे हैं, लोग बताते हैं पेशेंट के में कान में दर्द हो रहा है, कान की कैंसर उसको मुंह का है या जबान का है, कान में दर्द हो रहा है, तो क्योंकि वहां से नर्व एंडिंग इरिटेट होकर निकलती हैं, वो इरिटेट होती हैं तो वो पेन करता है। अब इसमें फर्क क्यों पड़ रहा है मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें दवाइयां हमें अलग अलग देनी होती हैं। अब अगर कोई बोले कि हमें हड्डी में पीठ में दर्द हो रहा है और पाँव में नीचे तक रेडिएट हो रहा है, तो रेडिएटिंग पेन जो है वो न्यूरोपैथिक पेन की कैटेगरी में आता है। इसमें हमें कुछ दवाइयां अलग एड ऑन करनी है। जैसे नॉर्मल है तो हम नोसिसेप्टिन पेन किलर्स देते हैं, पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन, डायनापार, इनमें उनका काम चल जाता है। पर अगर ये न्यूरोपैथिक कंपोनेंट के साथ में है तो इन दवाइयों से उतना आराम नहीं लगेगा, तो हमें कोई दवाई अलग से ऐड करनी पड़ेगी जो नर्व्स को शांत करने का काम करे। तो जैसे गाबापेंटिन हमारा सब समझता है, गाबापेंटिन की हम बात करते हैं, गाबापेन एंटी की बात करते हैं, दी आर द ड्रग्स, ये जो हैं ये न्यूरोपैथिक पेन में ज्यादा अच्छा काम करती हैं। तो इसलिए अगर कोई को रेडिएटिंग पेन है तो रेदर देन गिविंग डायनापार अलोन, हमें कुछ और भी साथ में ऐड करना पड़ेगा, ये समझ होनी चाहिए। अब जब भी हम पेन की बात करते हैं, पेन का कॉन्सेप्ट अब मैंने बता दिया है कि सबके लिए है, तो सबको देखना है कि पेशेंट का पेन का ऑनसेट क्या है और कब कब वो पेन बढ़ रहा है, दैट्स कॉल्ड प्रोवोकेटिव फैक्टर्स। तो हर किसी दर्द का कुछ ना कुछ बढ़ने का कारण होता है और कुछ ना कुछ कम होने का कारण होता है। जैसे मान लो किसी ने बताया मुझे पेट में दर्द हो रहा है, हो सकता है खाली पेट है तो पेट में दर्द हो रहा है, उसने कुछ खाना खा लिया, उसका पेट का दर्द ठीक हो गया, सिंपल भाषा में। तो खाली पेट घूमने से इस द प्रोवोकेशन, तो उसको बोलते भाई खाली पेट नहीं घूमना है। खाना खाने से आराम हो जाता है, भाई तुझे पेट दर्द हो रहा है खाना खा लो ठीक हो जाएगा। फिर क्वालिटी ऑफ पेन, यहीं पे वो नोसिसेप्टिव और न्यूरोपैथिक का कंपोनेंट था। अगर पेन रेडिएटिंग पेन है आपका, जैसे पेट में दर्द हो रहा है और पीठ की तरफ जा रहा है, तो हो सकता है ये पेंक्रियाज के थ्रू पेन जा रहा हो, बीमारी कोई भी हो सकती है। ठीक है, कमर में दर्द हो रहा है पैर में जा रहा है, तो कोई नर्व कंप्रेशन वाली चीज हो सकती है, तो ये रेडिएशन शब्द जो यूज हुआ है, तो ये कहलाता है OPQRST। ये सबको पता होना चाहिए, ये सबसे जरूरी आइटम है पेन असेसमेंट का। पेन असेसमेंट करना हर आदमी की जिम्मेदारी है, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, कोई भी जो भी मेडिकल फील्ड में काम कर रहा है, पेन असेसमेंट इज द की। आपको पेन असेसमेंट नहीं समझ में आता तो आई डाउट ऑन द इंटीग्रिटी। फिर हम बात कर रहे हैं साइट और सीवियरिटी की। पेन का अपन ने बता दिया यहाँ शुरू होता है, ऐसा होता है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, कैसा है वो समझाना जरूरी है। किस जगह से शुरू हुआ है वो भी बताना जरूरी है। और कोई अलग से कोई एसोसिएशन तो नहीं है। कई बार होता है लोगों को, जैसे बच्चों को होता है सुबह सुबह स्कूल जाने को बोलो तो सुबह सुबह पेट दर्द होता है उनका, दिन भर कभी नहीं होता। और शाम को खेलने बोल दो तो पेट दर्द हो भी रहा होगा तो भी उठ के खेलने चला जाएगा। तो ये टेम्पोरल एसोसिएशन देखनी है कि कोई ड्यूरेशन से रिलेशन है, सुबह शाम होता है, कंटिन्यूस होता है या बीच बीच में होता है। तो ये बेसिक चीज हमें समझना बहुत जरूरी है पेन के बारे में। फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप सबकी फाइलों में भी बनी रहती है, इसको हम न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल बोलते हैं, वॉन बेकर पेसिस पेन रेटिंग स्केल। इसमें बहुत सिंपल सा है, एक हम जो न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल बनाते हैं जिसमें मैं देखा होगा NRS 8/10 जिनको मॉर्फिन चल रही होती है लिखता हूँ, और एक होती है विजुअल एनालॉग स्केल। ये हमको देखना है कि पेशेंट मुस्कुरा रहा है, थोड़ा कम मुस्कुरा रहा है, बिल्कुल नहीं मुस्कुरा रहा, थोड़ा सा दुखी है, बहुत दुखी है और रो ही रहा है। तो एकदम जो हाय तौबा का दर्द मचा रहे हैं उनका दर्द हम 10/10 का मानते हैं, मतलब सीवियर पेन है उनको। ठीक है, कुछ जो अपने 4 से 6 के बीच में रहते हैं, मुंह के कैंसर के रहते हैं, हल्का सा दर्द हो रहा है, अपन ने दवा दे दी ठीक हो गया, प्लस माइनस चल रहा है, वो यहाँ के रहते हैं। ज्यादातर जो 6 के प्लस में जाते हैं उनको हम कंसीडर करते हैं कि हम ट्रेमाडोल या मॉर्फिन पे शिफ्ट करें। तो जो आपने देखा होगा जब भी मॉर्फिन करनी होती है तो हम NRS 8 या पेन के कोड में एडमिट करते हैं, आयुष्मान में जो पेशेंट, हम फिर कोड डालकर रखते हैं कि NRS हमें बताना है 8/10, क्योंकि उसको हमें मॉर्फिन पे रखना है। तो पेन स्केलिंग हमें वहां पे डालना बहुत जरूरी है, और ये स्केल कंपल्सरी है। अच्छा, वॉन बेकर फेसिंग स्केल आप बच्चों पे भी कर सकते हो, बच्चा रो रहा है, तकलीफ में मुस्कुरा रहा है, चुपचाप बैठा है, तो अंदाज लगा सकते हैं कि किस लेवल का पेन अभी उसको होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
ज्यादातर फाइलों में भी मिलता है, पर इसको हमें रेगुलरली फॉलो करना जरूरी है। अभी एक लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है कि वाइटल साइंस जो होते हैं, वाइटल साइंस के बारे में कोई कुछ बताना चाहेगा कि वाइटल साइंस में हम क्या क्या चीजें लेते हैं? एनीवन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स? हमारे पास इस समय कितने लोग हैं? कोई भी अनम्यूट करके पेन वाइटल साइंस के बारे में बताना चाहेगा क्या? वी हैव 51 पार्टिसिपेंट्स। कोई भी अपने आप को अनम्यूट करिए या चैट बॉक्स में ही बता दीजिए कि हम वाइटल साइंस में क्या क्या चीजें गिनते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं, एनीवन प्लीज? की बात करते हैं, फेब्राइल फेब्राइल है कि नहीं है? फेब्राइल बीपी ठीक है कि नहीं है? पल्स ठीक है कि नहीं है? और सेचुरेशन ऑक्सीजन का ठीक है नहीं है? किसने डाला? किसी का रिप्लाई आया है? टेम्परेचर, पल्स, बीपी, रेस्पिरेशन, वही SpO2। बहुत बढ़िया। ठीक है। अब जो एक ये हो गए चार। अब जो पांचवा है वो है पेन स्कोर। आजकल की डेट में ये कंपलसरी माना गया है कि आपको पेन स्कोर मेंशन करना ही करना है। अभी मेरी आदत में भी नहीं आया, मतलब यहाँ पे जो रूटीन में प्रैक्टिस करते हैं, अभी मेरी आदत में भी नहीं है कि हम NRS साथ में लिखें। पर इट इज नाउ कंपलसरी टू मेंशन पेन स्केल एज फिफ्थ वाइटल साइन। तो अब आप लोग जब प्रैक्टिस शुरू करेंगे, तो मैं चाहूंगा कि आप किसी भी लेवल पे प्रैक्टिस शुरू करें, पर इस चीज का ध्यान रखें कि वी हैव टू मेंशन द अबाउट द पेन। ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ये है WHO लैडर फॉर पेन। अब ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हु वाला नहीं है, WHO है अपना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनने बनाया कि हमने जब अब पेन को कैटेगराइज कर दिया है कि वो माइल्ड टू मॉडरेट है, मॉडरेट टू सीवियर है या सीवियर है, तो हमें दवाइयां क्या देनी है। अब यहाँ पे अगर जितना भी स्टाफ, जितने भी लोग हैं, ये अगर धीरे धीरे रियलाइज करें, फिफ्थ वाइटल साइन पेन, वेरी गुड शिवांगी तिवारी। तो हम अभी चैट बॉक्स बीच में फिर खोलूंगा, फिर हम आगे बात करेंगे। अभी हम WHO पेन लीडर पे फोकस करते हैं। तो ये हमने बांट तो दिया। अब किस पेशेंट को आया है? अब सपोज करो पेशेंट आया है अपने पास माइल्ड पेन के साथ में, और आप उसको खिला रहे हो स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स, तो इज इट जस्टिफाइड? ये तो गलत काम है। ऐसे पेशेंट है बहुत सीवियर पेन में, हाथ तोड़वा के आया है, और आप उसको पैरासिटामोल की 500 मिलीग्राम की गोली दे दे रहे हो, तो इज दिस जस्टिफाइड? दोनों ही चीजें गलत है। तो इसीलिए आपको पहले पेन का असेसमेंट प्रॉपर करना है, उसकी क्लासिफिकेशन बनानी है कि वो माइल्ड में है, मॉडरेट में है, सीवियर में है। देन आफ्टर आपको ये चीज करनी है कि अब उस हिसाब से हम ड्रग्स क्या देनी है। तो ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो आइबुप्रोफेन, डायनापार, पैरासिटामोल, ये आपको आराम से रीडली अवेलेबल होती है। उसके ऊपर ड्रग आती है ट्रेमाडोल वगैरह, जो कि मॉडरेट टू सीवियर पेन में हम यूज करते हैं। और थर्ड नंबर पे मॉर्फिन या बाकी की कुछ और दवाइयां आती हैं जो कि थोड़ी रेस्ट्रिक्टेड होती हैं। जैसे मॉर्फिन की क्योंकि हम ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं, तो हमको MD के पास से अलाउड है, बाकी लोगों को अलाउड नहीं है। एनेस्थीसिया मेडिसिन, एनेस्थीसिया को अलाउड है, मेडिसिन को अलाउड नहीं है, दूसरे किसी डिपार्टमेंट को अलाउड नहीं है। तो मॉर्फिन हर कोई नहीं दे सकता, उसके लिए अलग से ट्रेनिंग लगती है, कोर्स हमने किया हुआ है, समझा हुआ है कैसे करना है। तो फिर हम मॉर्फिन पे शिफ्ट करते हैं। तो किस पेशेंट को क्या दवाई देनी है इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हमें ये चीज हर स्टाफ को, हर हेल्थ केयर प्रोफेशनल को क्लियरली पता होनी चाहिए। फिर किसकी क्या डोजिंग देनी है वो अलग हम बात करेंगे। तो WHO में नॉन ओपिएट में बता दिया, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, नेप्रोक्सेन, इंडोमेथासिन, कीटोरेलेक, एस्प्रिन। कीटोरेलेक वो दांत वालों में देते हैं, ठीक है ना, तो ये नॉन ओपिएट्स यूज करते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट में हम कोडीन, ट्रेमाडोल, टेपेंटाडोल यूज करते हैं। मॉडरेट टू सीवियर पेन में हम मॉर्फिन देते हैं। फिर हम इसमें मॉर्फिन के साथ में आपने देखा, जैसे मैंने ये नॉरट्रेप्टिलिन एंटी, जो गाबापिन एंटी आती है, जैसे गाबापेंटीन प्लस एमिट्रिप्टिलिन की बहन होती है नॉरट्रेप्टिलिन, वो देते हैं। कईयों में देखा होगा मैंने, डेक्सा के इंजेक्शन 2-3 दिन लगवाए पेशेंट्स को, तो स्टेरॉइड्स कभी कभी काम करते हैं। कई पेशेंट्स को मैंने बोल के रखा कि भैया बाइफोन फॉस्फोनेट्स हम साथ में दे रहे हैं, अगर उसको इशू लग रहा है कि बोन की इन्वॉल्वमेंट लग रही है, तो ये सब उसका पेन कम करने के साथ में एडजुएंट में काम करते हैं, कि बाकी दवाइयां साथ में चलेंगी, ये चीज साथ में अलग चलेगी। तो अब पैरासीटामोल के बारे में आप सबको आज पता होना चाहिए, इसके बाद मैं आज क्लोज करूंगा। अगला जो हमारा सेशन रहेगा पेन मैनेजमेंट का डिटेल में, उसमें हम आपको ड्रग्स के बारे में ज्यादा चीजें बताएंगे। कोशिश करिएगा कि नॉर्मल चीजें आप पढ़ के आए,
अगर आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो नॉर्मल हमारी जो सबसे कॉमन ड्रग है आइबुप्रोफेन, बच्चों में भी यूज करते हैं, बड़ों में भी यूज करते हैं। नेप्रोक्सेन भी आती है, ये भी कॉमनली यूज होती है। कीटोरोलेट की टेबलेट्स आती है, माउथ डिसॉल्विंग टेबलेट भी आती है, बहुत कॉमनली यूज चीजें हैं। तो इस पे हम चाह के यहाँ पे आज हम रुकते हैं, और इसके बाद हम चाहेंगे कि हम आगे बात करें आप लोगों से पेन मैनेजमेंट के डिटेल्स में कल, मतलब हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक मैं चाहूंगा कि इसके बारे में आप लोग पढ़ के आएं और कुछ और डिटेल में क्वेश्चन लेके आएं। नेक्स्ट टाइम हमारा केस बेस्ड डिस्कशन रहेगा, हम उसमें केस भी प्रेजेंट कर रहे हैं। केस के साथ में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ड्रग्स हमें कैसे मैनेज करनी है साथ में। तो अभी हमारे पास में कितने लोग हैं? एक चैट बैक बॉक्स में क्वेश्चन, अच्छा अन्नू इनका कि अभी पीपल्स टेम्परेचर रेस्पिरेशन, ओके थैंक यू। तो चलो हमारे कुछ लोगों को, और मैं मान के चल रहा हूँ कि सारे लोगों को अब ये 4 वाइटल साइंस पता चल गए कि हमको टेम्परेचर, पल्स, बीपी और रेस्पिरेशन, सेचुरेशन, रेस्पिरेटरी रेट, ये सारी चीजें देख के रखनी है। वेरी नाइस। तो अब अगर किसी को कोई सवाल पूछने हैं तो वी आर ओपन, अगले 10 मिनट तक हम ओपन हैं। आप चाहें तो चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल लें, या चाहें तो ओपनली अनम्यूट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं हो तो हमें बताएं, तो फिर हम सेशन रैप अप करते हैं। और ये हमने फीडबैक लिंक शेयर करी है आपको, इसमें आपको फीडबैक साथ में डालना पड़ेगा। इट्स अ कंपलसरी चीज। और हमने आपको ग्रुप में कल एक प्री टेस्ट भी भेजा था, उसके सब लोगों को रिप्लाई करने जरूरी हैं। आपका प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, फीडबैक फॉर्म और अटेंडेंस, ये सारी चीजें ही जब रहेंगी तभी हम लास्ट में आपको, जब एग्जिट एग्जाम होगा तो पास करने के बाद में ही हम आपको सर्टिफिकेट इशू कर पाएंगे। अदरवाइज रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो चुके हैं और क्लास में लोग अगर कम दिखेंगे या ये सारी चीजें कम दिखेंगी तो फिर हम आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम कोशिश ये कर रहे हैं अवेयरनेस विद क्वालिटी, हमें क्वालिटी पे भी ध्यान देना है, जस्ट हम सर्टिफिकेट लेके नहीं घूम रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग इस पे ध्यान दें। और कुछ भी किसी को क्वेरी है, कोई भी किसी को डाउट है, कोई चीज कोई डिस्कस करना चाहता है, अगर यहाँ नहीं कर पा रहा तो सब लोग ग्रुप में ऐड हैं, आप मेरे से वहां शेयर कर सकते हैं। ठीक है? तो हम इसके साथ में फिर अब सेशन क्लोज करें। अभिषेक जी 1 मिनट वेट करते हैं, अगर किसी का कोई डाउट है तो देख लेते हैं, अदरवाइज फिर वी विल क्लोज। ठीक है, तो हम